This conference will now be recorded. हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर। ओके ओके। लेट वी आज है ना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, तो स्क्रीन वो नहीं हो पा रही, तो हम बिना पीपीटी के ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा स्क्रीन शेयरिंग का। ओके, तो आज हम बिना पीपीटी के ही पढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फूड पॉइजनिंग और फूड स्पॉइलेज। ठीक है। फूड स्पॉइलेज को जानने के लिए तुम्हें क्या जरूरी है? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है स्पॉइलेज क्या होता है। ठीक है। तो स्पॉइलेज क्या होता है? स्पॉइलेज एक तरीके का जो है, मतलब कि जिसको कहते हैं ना खराब हो जाना। हिंदी में स्पॉइलेज का मतलब होता है सड़ जाना या खराब हो जाना। तो स्पॉइलेज कैन बी डिफाइंड एज एनी चेंज इन विजिबल smell and texture of food that make it unacceptable for consumption। मतलब कि कोई भी ऐसा चेंज खाने के अंदर जो कि दिख रहा हो या स्मेल में हो या उसके टेक्सचर में हो और वो हमारे खाने के हित में ना हो, उसे स्पॉइलेज कहा जाता है। ठीक है। मतलब कि ऐसा कोई भी खाना जो हम नहीं खा सकते उसे हम स्पॉइलेज कहेंगे। ठीक है। चाहे वो दिखने में गंदा दिख रहा है, वो भी स्पॉइलेज है। ठीक है। स्मेल करने में मतलब कि सड़न है उसमें या कुछ भी है, वो भी स्पॉइलेज है। या उसका टेक्सचर खराब है,
मतलब कि टूट टूट के गिर रहा है उठाते ही, जैसे कई बार ब्रेड को हम उठाते उठाते झड़ने लग जाती है, तो वो भी स्पॉइलेज है। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज जो हमारे खाने के लायक ना हो, उसे हम स्पॉइलेज कहते हैं खाने की। ठीक है, या फिर इसको आप दूसरे वर्ड्स में ये भी बोल सकते हो, स्पॉइलेज इज द प्रोसेस इन विच फूड to the point is it not edible to humans or its quality of edibility becomes reduced is called as spoilage, right? तो बेसिकली जो स्पॉइलेज होती है हमारी, स्पॉइलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पॉइलेज इज लाइक, जैसे कि अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल का मतलब होता है कि अच्छी खुशबू या अच्छा प्लीजेंट स्मेल ना आना खाने में से, तो वो कहलाती है अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट टेस्ट, कलर चेंजेस, टेक्सचर चेंजेस और मोल्डी। ठीक है, ये 5 हमारे फूड स्पॉइलेज के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। भाई या तो आपके खाने में से बदबू आ रही हो, ठीक है, या टेस्ट करने पे उसका टेस्ट वैसा ना हो जैसा होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कढ़ी बनाई है, कढ़ी पकोड़ा बनाया है, पंजाबी कढ़ी बनाई है, तो वो थोड़ी सी सॉरी खट्टी होनी चाहिए खाने में। अगर वो एक्सट्रीम खट्टी है तो इट मींस वो स्पॉइल्ड है, या वो एक्सट्रीम कड़वी हो जाए तो वो स्पॉइल्ड है। ठीक है, तो अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट टेस्ट। तीसरा है कलर चेंज, अगर खाने का कलर चेंज हो जाए तो भी वो स्पॉइल्ड माना जाएगा। अगर उसका टेक्सचर चेंज हो जाए, जैसे अभी मैंने बताया कि उठाते कोई चीज अपने आप ही टूट टूट के गिरने लग जाए, तो टेक्सचर में चेंज आया, या पड़े पड़े उसके अंदर दरेड़े आ जाए, टेक्सचर में चेंज आया, जैसे बिस्कुट पड़े पड़े हवा के कांटेक्ट में आते सील जाते हैं, टेक्सचर में चेंज आया, तो ये जो होता है ये भी फूड स्पॉइलेज कहलाता है। और आता है मोल्डी, MOULDY, मोल्डी। मोल्डी का मतलब होता है मोल्ड्स, मोल्ड्स का मतलब होता है कोई भी बैक्टीरिया या फंगस इन्फेक्शन खाने के ऊपर आ जाना, वो, या सड़ जाना, जैसे अंगूर पड़े पड़े सड़ जाते हैं, या ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाती है, उसको कहेंगे मोल्डी। तो ये 5 कारण है हमारे फूड स्पॉइलेज के, ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहलाए जाते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट, अनप्लीजेंट स्मेल, कलर चेंज, टेक्सचर चेंज और मोल्डी, राइट? नाउ अब हम ये जानते हैं कि फूड स्पॉइलेज के रिजल्ट क्या-क्या है, मतलब कि फूड स्पॉइलेज होता कैसे है। देखो, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का फूड स्पॉइलेज कैसे माना जाएगा? जैसे कि आपने भंडारण किया, पर आपने भंडारण ठीक नहीं हुआ, आपका भंडारण ठीक नहीं किया गया है, भंडारण ठीक नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो आपका जो खाना है, जैसे चावल आपने भंडार किए, तो चावल के अंदर कीड़े हो जाते हैं, है ना? तो वो कीड़े क्या है, फूड को स्पॉइल कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा, हमारे बेसन में, दालों में लाइसेस हो जाती हैं, ठीक है, जुएं जैसी पड़ जाती हैं, तो वो भी है। तीसरा, इंसेक्ट डैमेज हो सकता है, फिजिकल इंजरी हो सकती है, या एंजाइमेटिक हो सकता है, या माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज हो सकती है। तो इन कारण से हमारे फूड जो है स्पॉइल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे द टाइप ऑफ फूड स्पॉइलेज, मतलब कि फूड, ये तो था इंट्रोडक्शन अब तक का कि फूड स्पॉइलेज क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज की टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, फूड स्पॉइलेज हमारा बेसिकली 3 टाइप का होता है। पहला होता है फिजिकल स्पॉइलेज, दूसरा केमिकल स्पॉइलेज, तीसरा माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहला है फिजिकल, दूसरा है केमिकल और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजिकल। ठीक है, ये 3 स्पॉइलेज के टाइप्स हैं। फिजिकल स्पॉइलेज कैसे होता है? फिजिकल जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारी खाने की बाहरी सतह खराब होती है, ठीक है, किसी भी कारण से, वो होती है फिजिकल स्पॉइलेज। जैसे कि खाने के अंदर से मॉइस्चर का उड़ जाना, जैसे तुमने देखा होगा, अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं फिजिकल स्पॉइलेज का, अगर तुम शिमला मिर्च जो होती है, शिमला मिर्च को बाहर रख दो, काफी दिन तक पड़ी रहने दो, उसे यूज मत करो, ठीक है, फ्रिज में मत रखो, बाहर रख दो, तो वो ऐसी हो जाएंगी, बूढ़ी बूढ़ी जैसी, मुसी मुसी सी हो जाएंगी, है ना? नोटिस किया कभी? शिमला मिर्च बाहर रख देता है तो ऐसे मुसी मुसी सी हो जाती है, जैसे जान ही छोड़ दियो बिल्कुल। तो वो है हमारा फिजिकल स्पॉइलेज, वो होती है फिजिकल स्पॉइलेज, कि या तो मॉइस्चर का लॉस हो जाना या एक्स्ट्रा मॉइस्चर का गेन हो जाना। भाई या तो पानी भर जाना खाने के अंदर एक्स्ट्रा, या पानी बिल्कुल सूख जाना, ये होती है फिजिकल स्पॉइलेज। दूसरी आती है हमारी केमिकल स्पॉइलेज। केमिकल स्पॉइलेज हमारी होती है जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू होती है। ठीक है, जैसे फैट के अंदर होती है ऑक्सीडेशन,
ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज अ केमिकल स्पॉइलेज। या फिर ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स, जैसे केले को अगर आप काफी दिन तक रख दो ना खाओ तो वो भूरा भूरे रंग का होने लगता है, और भूरे के बाद वो काला हो जाता है, काले के बाद वो बिल्कुल पानी छोड़ देता है अपना। ठीक है, तो वो कहलाती है ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज अ केमिकल स्पॉइलेज। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिएक्शन होने लग गए एयर से। तीसरी आती है माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज। माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज क्या होती है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हो जाना फूड के अंदर, या एंजाइम का प्रोड्यूस हो जाना, होती है माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज। जैसे कि ये माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज है ना, कई बार हमारे खाने के लिए अच्छी होती है, कई बार गलत होती है। जैसे कि हम छेना बनाते हैं, छेना इज अ प्रोसेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज। तो वो तो हमारे हमारे लिए स्वीट्स बनती है ना छेने से, तो वो तो अच्छी स्पॉइलेज हुई। लेकिन कुछ स्पॉइलेज खराब होती है, जैसे ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाना, वो है माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज। उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट कैन स्टे अस टू आवर डेथ। ठीक है, तो ये तीन तरीके की स्पॉइलेज होती है, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज हमारी किन कारणों से होती है? बैक्टीरियाज के कारण हो जाती है, ईस्ट के कारण होती है, और मोल्ड्स के कारण होती है। ठीक है, तो कुछ जो इसमें है वो हमारी अच्छी, जैसे ईस्ट के कारण जो स्पॉइलेज होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, उसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। मोल्ड्स के कारण होती है वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन एक हमारी चीज होती है जिसको हम कहते हैं ब्लू वेन चीज। ब्लू वेन चीज कैसी होती है? चीज के अंदर ना नीले नीले रंग की ना तुम्हें ऐसे दिखेंगी नसें सी, वो कहलाती है ब्लू वेन चीज। वो हमारी मोल्ड से बनती है चीज, मतलब कि फंगस होती है वो नीले रंग की, जो चीज के अंदर होती है, वो हम खाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजिकल जो स्पॉइलेज है वो कई बार हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है और कई बार बहुत खराब होती है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज तीन तरीके से होती है, बैक्टीरियल, ईस्ट और मोल्ड्स। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, ये जो स्पॉइलेज है ना, ये स्पॉइलेज बहुत ज्यादा कई बार अनप्लीजेंट हो जाती है, टेस्ट खराब कर देती है हमारे खाने का, और दैट कैन कॉज वेरी डेंजरस डिसीजेस इन आवर बॉडी। ठीक है, तो जैसे कि जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज में हम माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज का एक और एग्जांपल देता हूं, जो हम अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेते हैं ना, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो भी माइक्रोबायोलॉजिकल का ही एग्जांपल है। अब लोग उनको लेना पसंद करते हैं, बट एक्स्ट्रा एक्सेस में जब हम अल्कोहल लेते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है ना। योगर्ट, योगर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है। ठीक है, ब्रेड इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज। ठीक है, लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट अगर मैं इसके आपको बताऊं माइक्रोबायोलॉजिकल के, तो दैट इज वेरी डेंजरस एंड दैट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। तो स्पॉइलेज जो है, ऑलमोस्ट स्पॉइलेज का जो कारण होता है, जो मेन रिजल्ट आता है, दैट विल रिजल्ट टू फूड पॉइजनिंग। ठीक है, बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज जो होती है वो या तो भाई फंगस हमें दिख रही होती है, विजिबल ग्रोथ होती है फंगस की। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे शरीर में हमारे खाने के अंदर गैस सी बन जाती है। जैसे लस्सी को अगर आप धूप में रख दो और उसको रखी रहने दो और उसकी बोतल को एकदम से खोलोगे तो सारी लस्सी बाहर निकल के आ जाती है, वो गैस बन जाती है, उसके अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, गैस प्रोडक्शन, स्लाइम्स, स्लाइम्स का मतलब होता है जैसे गिल्ला सा हो जाना खाने का। ठीक है ना, फ्लेवर का खराब हो जाना, ये सब हमारे तरीके हैं जांच करने के कि हमारा फूड स्पॉइल्ड है या नहीं। कौन कौन से तरीके हैं फूड को जांच करने के, स्पॉइल्ड के? विजिबल ग्रोथ, गैस प्रोडक्शन, स्लाइम प्रोडक्शन, और ऑफ फ्लेवर्स। ठीक है, तो ये है हमारा स्पॉइलेज का, जिसमें कि हमने तीन टाइप किए, फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल। और स्पॉइलेज से हमने रिजल्ट निकाला कि स्पॉइलेज, अगर फूड स्पॉइलेज स्पॉइल्ड फूड है और हम उसको कंज्यूम करते हैं तो दैट कैन कॉज टू फूड पॉइजनिंग इन आवर बॉडी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में यहाँ पे आ रहा है जो आप लोग नहीं पूछ रहे हो, कि क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज।
मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हम ये करें या ये ना करें कि फूड स्पॉइलेज हो या ना हो, ठीक है। तो सबसे जो मेन चीज है फूड स्पॉइलेज की, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत जरूरी चीज है फूड स्पॉइलेज के लिए। मतलब कि अगर आपकी स्टोरेज टेम्परेचर, डिस्पैचिंग टेम्परेचर, मेकिंग प्रोसेसिंग टेम्परेचर अगर आप एक्यूरेट और अकॉर्डिंग टू डिश नहीं रखते हो, दैट विल कॉज फूड स्पॉइलेज। ठीक है, तो टेम्परेचर इज अ मेन कॉज ऑफ फूड स्पॉइलेज। तो इसीलिए टेम्परेचर का ज्ञान होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग, ड्यूरिंग डिस्पैचिंग। ठीक है, तो सबसे मेन का कॉज है फूड स्पॉइलेज का इनएडिकेट स्टोरेज टेम्परेचर। दूसरा है प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज टाइम। मतलब कि आप किसी खाद्य पदार्थ को उसके शेल्फ लाइफ से ज्यादा अगर स्टोर करके रखते हो तो ऑब्वियसली वो एक्सपायर हो जाएगा, दैट विल बी स्पॉइल्ड फूड। तीसरा है इनप्रॉपर वेंटिलेशन। अगर जहां पे आप स्टोरिंग कर रहे हो खाने की या जहां पे भी आप खाना बना रहे हो वहां पे वेंटिलेशन ना हो तो क्या होगा, क्रॉस कंटामिनेशन होगी। क्रॉस कंटामिनेशन, एक एक स्मेल दूसरे स्मेल में जाना, जो कि बहुत बड़ा कारण होता है फूड स्पॉइलेज का। दूसरी फिर चौथा क्रॉस कंटामिनेशन ही आती है कि अगर क्रॉस कंटामिनेटेड अगर हम फूड बनाते जा रहे हैं तो वो भी जल्द खराब हो जाएगा और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और या फिर इन हैंडलिंग, इन प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फूड भी हमारा स्पॉइलेज का कारण है। तो ये कुछ कॉजेज हैं कि फूड स्पॉइलेज के। मैं दोबारा बताता हूँ, सबसे पहला इनएडिकेट टेम्परेचर, दूसरा प्रोलॉन्ग स्टोरेज, तीसरा इम्प्रॉपर वेंटिलेशन, चौथा क्रॉस कंटामिनेशन, और पांचवा है डिले इन रिसीविंग एंड स्टोरिंग और इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ फूड आइटम causes food spoilage, right? Now another part of spoilage we have to know is as a food handler is what are the signs of food spoilage. किस तरीके से आप पहचान करेंगे कि ये फूड स्पॉइल्ड है या नहीं है। ठीक है, तो फूड स्पॉइलेज के साइन होते हैं। सबसे पहला बेसिकली जो uh, हम कहते हैं, जिसको हम सेंसरी इवोल्यूशन कहते हैं, तो सेंसरी इवोल्यूशन यहाँ पे बहुत काम आता है फूड स्पॉइलेज की को जांचने में। सेंसरी इवोल्यूशन क्या होता है, जो हमारी 5 सेंसेस हैं जो भगवान ने हमें दी हैं, 5 सेंसेस कौन कौन सी, कान, आंख, नाक, मुंह, टच, ये जो हमारी सेंसेस हैं, इन सेंसेस को यूज करना खाना बनाते वक्त, वो कहलाता है सेंसरी इवोल्यूशन। तो फूड स्पॉइलेज को जो साइंस हैं उसको जानने के लिए हमारा सबसे पहले आता है ऑर्डर। मतलब कि हम उसको सूंघ के देखें, भाई उसमें से स्मेल कैसी आ रही है, उसमें से फ्रेश स्मेल आ रही है, उसमें से थोड़ी ऑर्डरलेस स्मेल आ रही है, या उसमें से सड़ी हुई स्मेल आ रही है। ठीक है, हम सबसे पहले किसी भी चीज को खाने से पहले सूंघ के ही देखते हैं ना कि भाई फ्रेशनेस चेक करने के लिए ठीक है कि नहीं है। ठीक है, परचेजिंग करते हुए भी लगभग औरतें ऐसा करती हैं। तो ये है ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद आता है स्लाइमलीनेस, स्लाइमीनेस। स्लाइमीनेस क्या होता है कि अगर उसके अंदर कोई बैक्टीरियाज हैं तो वो खाना का जो टेक्सचर होगा वो अलग हो जाएगा। मतलब कि अगर आप उसको थोड़ा सा हिला के देखोगे खाने को, पके हुए खाने को या किसी भी खाने को, तो वो कैसा होगा, गिलगिला सा हो जाएगा। ठीक है, वो होती है स्लाइमीनेस। तीसरा है डिसकलरेशन। डिसकलरेशन का मतलब कि उसके खाने का, उस खाने का कलर बदल जाना, खाने के कलर में चेंज आ जाना, वो कहलाता है डिसकलरेशन। राइट, तो ये थे साइंस ऑफ फूड स्पॉइलेज। और कौन कौन से साइन हो सकते हैं, सॉरिंग। सॉरिंग का मतलब होता है ज्यादा एसिड प्रोड्यूस जब किसी खाने में हो जाता है तो वो सॉरिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर दूध के अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा हो जाए तो दूध क्या होता है, जमने लगता है और वो खट्टा और कड़वा होने लगता है, तो वो कहलाता है सॉरिंग। या फिर गैस फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया कि भाई गैस भर जाना किसी भी चीज का, जैसे पैक्ड डब्बे अपने आप फूल जाते हैं, पैक के पैक ही खोले भी नहीं होते हमने, वो फूल जाते हैं तो उसके अंदर गैस बन जाती है, तो दैट इंडिकेट्स के फूड जो है खराब हो चुका है, स्पॉइल्ड हो चुका है। ठीक है, नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके आगे आ रही है कि फूड स्पॉइलेज जो होती है, फूड स्पॉइलेज की मतलब कि हम खाद्य भंडारण किस तरीके से करें कि फूड स्पॉइलेज को कम कर सके। ठीक है, या आप इसको क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन भी कह सकते हो। ठीक है,
मतलब कि आप किस तरीके से सामग्रियों को इकट्ठा करके रखें कि आपका फूड स्पॉइल ना हो। ठीक है, अभी तक तो हमने जाना कि फूड स्पॉइलिंग होती क्या है, वो उनके टाइप्स क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, उनके रिजल्ट क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि फूड स्पॉइलिंग को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो फूड स्पॉइलिंग को बचाने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको आना चाहिए। फूड स्पॉइलिंग को बचाने के लिए हम खाद्य भंडारण का हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड का हमें बहुत खास ध्यान रखना चाहिए। अब स्टोरेज ऑफ फूड कैसे होती है? स्टोरेज ऑफ फूड में के लिए हमने क्या कर रखा है, खाने की आइटम्स को, खाद्य पदार्थों को हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक है विकारी, दूसरा है अर्थ विकारी, तीसरा है अविकारी। दैट इज पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। राइट, पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। इन 3 तरीकों से हमने खाद्य पदार्थों को, फूड आइटम्स को विभाजित किया, क्लासिफाई किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेरिशेबल क्या होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये एक्सटर्नल्स भी पूछ लेते हैं, पेपर में भी आ जाता है। पेरिशेबल क्या होता है? ठीक है, जिसको हिंदी में विकारी कहा जाता है। पेरिशेबल होता है, पेरिशेबल बेसिकली अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं, पेरिशेबल वो सामग्री होती है जो जल्द खराब हो जाती है, जैसे कि पालक, हरा धनिया, पनीर, दही, मांस, मछली इत्यादि। इन सामग्रियों को साफ कर तुरंत उपयोग में लाना चाहिए और इन उन्हें पॉलिथीन पैकेट में सील बंद करके रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। ठीक है, तो विकारी पेरिशेबल आइटम्स कौन सी होती हैं? वो आइटम जो कि जल्दी खराब हो जाएं, उन्हें हम पेरिशेबल आइटम्स कहते हैं, जैसे कि दूध और दूध से बनी आइटम। फिर आती है हमारी सेमी पेरिशेबल। सेमी पेरिशेबल क्या होती है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अर्धविकारी, जो कुछ समय के बाद खराब होने लगे, मतलब कि जिनको खराब होने में 1 से 2 दिन लगता है, जैसे कि हमारी सब्जियां, ठीक है ना, टमाटर टमाटर, ठीक है, मक्खन, मतलब कि जिनको थोड़ा टाइम लगता है खराब होने में। एक तो होती है हमारी जो हमें डेली की डेली कंज्यूम करनी पड़ती है, जैसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। एक ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे खाने के आइटम होते हैं जो हमारी 2-3 दिन तक आराम से चल जाती हैं। ठीक है, वो कहलाती है सेमी पेरिशेबल। और नॉन पेरिशेबल क्या होती हैं? वो सामग्रियां जो जल्द खराब नहीं होती, मतलब कि जो जिनकी लाइफ ज्यादा होती है, 15 दिन तक, हफ्तों तक जिनकी लाइफ होती है, उनको हम नॉन पेरिशेबल कहते हैं, जैसे कि आलू, प्याज, लहसुन, तेल इत्यादि। ठीक है, तो इस तरीके की इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया फूड का। कौन कौन सा क्लासिफिकेशन किया? पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल वो होता है जो जल्दी खराब हो जाता है, सेमी पेरिशेबल जो 1-2 दिन तक जिंदा रह सकता है खाना, और नॉन पेरिशेबल होता है जो काफी समय तक, लंबे समय तक खाना खराब नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम खाद्य भंडारण करते हैं तो हम फूड स्पॉइलेज से बच सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आगे आपको बताऊं, दूध और दूध के उत्पादों को अन्य सभी सामग्रियों से अलग भंडारण करना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये दूसरी सामग्रियों की महक सोखते हैं, है ना। लाइक दूध को उबालकर फ्रिज में रखना चाहिए, और हमेशा ध्यान देना चाहिए कि दूध और दूध के बने उत्पादों को कभी भी बर्फ में ना जमाएं, अन्यथा इनमें जो स्थित मलाई होती है वो जम जाएगी और उत्पाद को खराब कर देगी। इनका भंडारण तापमान होता है सबका, दूध का अलग अलग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें दूध से और दूध के बने प्रोडक्ट्स को हमें वो करना चाहिए, फ्रिज में रखना चाहिए। बेसिकली जो दूध और दूध के प्रोडक्ट होते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है स्टोरिंग का, वो होता है 1 से 4 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड। 1 से 4 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होता है दूध को स्टोर करने का। वो चाहे उसमें मक्खन आ जाए, चाहे दूध आ जाए, चाहे पनीर आ जाए, चाहे दही आ जाए, चाहे मट्ठा आ जाए, चाहे चीज आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको 1 से 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप रख रहे हैं और अलग अलग रख रहे हैं, मिला के नहीं रख रहे, तो ये आप थोड़ा लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, मतलब कि 1-2 दिन तक यूज कर सकते हैं। अदरवाइज दूध जो है डेली का डेली यूज करना पड़ता है। और हमेशा दूध को उबाल के रखना चाहिए। उबालने से क्या होता है, जो दूध, जब हम दूध को ठंडा करते हैं तो उसका जो फैट कंटेंट है वो ऊपर, सबसे ऊपर फ्लोटिंग लेयर बन जाता है, जिसको स्कीमिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो वो फ्लोटिंग लेयर जो है सारा फैट कंटेंट इकट्ठा कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए वो दूध को खराब नहीं होने देता, क्योंकि फैट जो है, फैट बहुत जल्दी सड़ता है। ठीक है, इसीलिए
जब तक हम फैट को पकाते नहीं, कच्चा फैट बहुत जल्दी सड़ता है, इसीलिए दूध खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए खाद्य भंडारण बहुत जरूरी है रॉ फूड का जानना कि पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, सेमी पेरिशेबल और डेयरी प्रोडक्ट्स का किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमें पता होना चाहिए फूड स्पॉइलेज से बचाने के लिए अपने खाने को कि सेमी कुक्ड फूड और कुक्ड फूड का भंडारण कैसे करना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीजें हमारी किचन में ऐसी होती हैं जो हम सेमी कुक करके रखते हैं। ठीक है, जैसे हमने छेना बना के रख दिया, ठीक है, फिर उससे हम फर्दर फर्दर बनाते रहते हैं चीजें। हमने खोया बना के रख दिया, फिर उसको जैसे ही कोई मिठाई का ऑर्डर आता है हम खोया निकाल के बना लेते हैं। तो खोया छेना क्या है, सेमी कुक्ड है ना। फिर उनकी हम शेप दे दे के अलग अलग चीजें बना रहे हैं। ऐसे ही हम ग्रेवी बना के रख देते हैं इंडियन में। ठीक है, हम चॉप मसाला बना के रख देते हैं ताकि जैसे ही ऑर्डर आए फटाफट हम ग्रेवी मिलाए, प्रोडक्ट मिलाए, गर्म करें और दे दें, सब्जी तैयार। तो सेमी कुक्ड और कुक्ड फूड का भंडारण भी बहुत जरूरी है फूड स्पॉइलेज के लिए, फूड स्पॉइलेज की प्रिवेंशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अध पके व्यंजन की, सेमी कुक्ड फूड। सेमी कुक्ड फूड जो है, सेमी कुक्ड फूड बहुत जल्दी खराब होता है। ठीक है, ये याद रखना हमेशा, सेमी कुक्ड फूड हमारा जल्दी खराब होता है। तो इसीलिए उनके भंडारण का तरीका बेहतर होना चाहिए और खाद्य सामग्री को बर्तन में रखकर उसे क्लिंग फॉइल से रैप कर कर रखना चाहिए। ये आप लोगों ने देखा भी है, आप इसको फॉलो भी करते हैं कि अगर कोई चीज बच गई है तो उस्ताद लोग, शेफ लोग क्या करते हैं, उसको बर्तन में रख के उसके ऊपर क्लिंग फॉइल लगा देते हैं। क्लिंग फॉइल क्या होती है, वो जो ट्रांसपेरेंट सा पेपर होता है ना, तो वो लगा देते हैं। तो वो कहलाती है खाद्य इनकी सेमी कुक्ड फूड की स्टोरेज। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए सेमी कुक्ड फूड के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब होता है। और इसके ऊपर क्लिंग फॉइल जरूर लगा के रखनी चाहिए, क्योंकि सेमी कुक्ड फूड में उनकी खुद की एक स्मेल होती है, उनकी खुद की एक अर्दी स्मेल होती है, जो कि बहुत जल्दी क्रॉस कंटामिनेट होती है, एक दूसरे में फैलती है। ठीक है, इसीलिए हमें इसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना चाहिए। इसके बाद पके व्यंजन, कुक्ड फूड। कुक्ड फूड के अंदर जो है ना, अगर हम कुक्ड फूड को सही टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो वो हमारा जिंदा रह सकता है। लेकिन जैसे ही हमने एक बार कुक्ड फूड को थो कर दिया, थोइंग, थो, जो मैं वर्ड यहाँ यूज कर उसको पे ध्यान देना, थो, THAW, थो। थो का मतलब क्या होता है, जैसे हमने खाना पका के एक बार जमा दिया फ्रिजर में, जमाने के बाद उसको हमें रीयूज करना है, तो हम उसको बाहर फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं, ताकि थोड़ी देर उसको फ्रिज से बाहर निकाल के रखा रहने देते हैं, ताकि जो उसकी ठंडक है वो निकल जाए और खाना हमारा नॉर्मल हो जाए, फिर उसको हम गर्म करते हैं। तो फ्रिज से बाहर निकाल के जब हम खाने को रखते हैं थोड़ा नॉर्मल होने के लिए, उस प्रोसेस को थॉइंग कहते हैं, और उस फूड को कहते हैं थॉ फूड। ठीक है, उस प्रोसेस को थोइंग कहते हैं। जैसे हम घरों में जो जनरल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, अगर आटा बच गया, गूंदा हुआ आटा बच गया, तो हमारी मम्मी क्या करती है, कटोरी में लगा के फ्रिज में रख देती है। ठीक है, और जब बनानी होती है उस आटे की रोटी, तो मम्मी क्या कहती है, 10 मिनट पहले आटा फ्रिज से बाहर निकाल के रख दो। तो वो जो 10 मिनट का टाइम है ना, जो हमने आटे को बाहर निकाल के रखा फ्रिज से, उस प्रोसेस को थोइंग कहते हैं, क्योंकि ताकि वो जो उसके अंदर बर्फ जमी है वो मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है पके हुए व्यंजन के लिए, क्योंकि पके हुए व्यंजन में ना बहुत जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, कीटाणु बहुत जल्दी पनपते हैं, तो कीटाणु से बहुत जल्दी ग्रसित हो जाता है ये पका हुआ खाना। इसीलिए खाद्य पदार्थ को हमेशा ढककर अच्छे तरीके से सही टेम्परेचर पे रखना चाहिए पके हुए खाने को। और जब यूज करते हैं, तो एक बार अगर हम किसी चीज को थो कर देते हैं ना, उसको हम दोबारा से फ्रिज नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। हम सिर्फ थ्रोइंग एक ही बार कर सकते हैं, दूसरी बार अगर हम थ्रो करेंगे ना, तो वो फूड पॉइजनिंग करेगा ही करेगा। तो हम किसी भी चीज को एक ही बार थ्रो कर सकते हैं। जैसे अगर आप मटर, फ्रीजर से मटर निकाल के रखोगे बाहर, तो तुम देखोगे मटर अपने आप ही थोड़ी देर में नरम पड़ जाती हैं। ठीक है, वो नरम पड़ी हुई मटर को आप सोचो ना, बच गई, मैं दोबारा फ्रीजर में रख दूं और फिर रीयूज कर लूंगी या कर लूंगा, तो नहीं, हम थॉइंग का प्रोसेस दोबारा नहीं कर सकते। थॉइंग एक ही बार होती है, दोबारा करोगे तो उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ चुके हैं, आपको उसको खा के कंज्यूम ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर दोबारा यूज करोगे तो वो बैक्टीरिया भी साथ में जम जाएंगे और वो
आपके खाने के साथ पक जाएंगे और आपको बीमार करेंगे। ठीक है, मतलब कि बेसिकली थॉइंग को आप डीफ्रॉस्टिंग भी बोल सकते हो दूसरी भाषा में। डीफ्रॉस्टिंग का क्या होता है, जैसे हमारे फ्रिज के अंदर है ना बर्फ जम जाती है फ्रीजर में बहुत ज्यादा। पुराने जमाने के फ्रिजों में आपने देखा होगा, जैसे ही हम खोलते थे ऐसा लगता था जैसे हिमालय में आ गए फ्रीजर को, इतनी बर्फ जम जाती थी। और फिर हम नीचे देखते थे, उसके नीचे बटन जो होते थे ना, उन बटनों में एक ऑप्शन होता था डीफ्रोस्ट का, है ना। तो वो जो डीफ्रोस्ट का ऑप्शन होता है ना, वो डीफ्रोस्ट का ऑप्शन क्या है कि बर्फ को पिघलाना। ठीक है, तो इसीलिए इसको थो भी कह सकते हो, डीफ्रोस्ट भी कह सकते हो। ओके, तो ये है एक हमारा फूड स्पॉइलेज का। ठीक है, अब मैंने आपको एक दूसरा बताया, टेम्परेचर। ठीक है, फूड हैंडलर मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भोजन के लिए कौन से तापमान का जो क्षेत्र है वो खतरा है और कौन से तापमान का क्षेत्र जो है वो खतरा नहीं है। दिस थिंग यू मस्ट नो। ओके, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से टेम्परेचर पे हमारे खाने के अंदर जीवाणु कीटाणु ज्यादा पनप सकते हैं और किसके अंदर नहीं। ठीक है, देखो हमारा जो टेम्परेचर होता है ना, 0 से शुरू होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से, और उसके बाद हमारा माइनस तक में रहता है टेम्परेचर। ठीक है, माइनस में रहता है और ऊपर की साइड चले तो हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं 5 डिग्री से कम अगर हम टेम्परेचर रखते हैं तो वो बहुत ठंडा माना जाता है। और जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, बैक्टीरियाज कभी भी ठंड में नहीं पनपते और ना बैक्टीरिया इत्यादि गर्मी में पनपते। बैक्टीरियाज पनपते हैं बीच के टेम्परेचर में, हमेशा याद रखना। बैक्टीरियाज और जो जीवाणु है वो कभी भी हमारे 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर में नहीं होंगे और 60 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर में नहीं होंगे। ठीक है, तो जो हमारा खतरे वाला जो क्षेत्र है ना, वो हमारा होता है 5 से 60 का, जिसमें ना तो खाना ज्यादा गर्म होता ना खाना ज्यादा ठंडा होता। तो 5 से 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारे बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, हमारे बैक्टीरिया पनपते हैं। तो इसीलिए खाने पे हमें खास ध्यान रखना चाहिए कि खाना हमारा 5 से 60 के बीच में अगर है तो वो या तो कंज्यूमर के पास जा रहा हो, मतलब कि हम सर्व कर रहे हो, तो 5 से 60 के बीच में मतलब कि वो 15 से 20 मिनट के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए। अदरवाइज उसको या तो 5 से कम पे रखो या 60 से ज्यादा पे रखो, ताकि बैक्टीरिया उसमें ना पनपे। तो ये हमारा टेम्परेचर मीटर फूड स्पॉइलेज को रोकने के लिए। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, तो आज आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नहीं तो ओवर हो जाएगा डोज तुम्हारे लिए। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी फूड स्पॉइलेज का जो होगा हम कल करेंगे, जिसमें कि हम क्रॉस कंटामिनेशन, फूड हैंडलर्स, इन सब के बारे में करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी फूड साइंस की सेकंड यूनिट है, सेकंड का टॉपिक है जो हम कर रहे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। आज हमने क्या क्या किया? आज हमने फूड स्पॉइलेज पढ़ा, फूड स्पॉइलेज क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या कारण होते हैं फूड स्पॉइलेज के। ठीक है, इसके बाद हमने जाना कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं फूड स्पॉइलेज के, हमने जाना कि रिजल्ट क्या होता है फूड स्पॉइलेज का, और हमने जाना टाइप्स ऑफ फूड स्पॉइलेज, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल टाइप्स। के बाद हमने जाना कि किन किन कारणों से फूड स्पॉइलेज होती है, और उसके बाद हमने जाना कि क्लासिफिकेशन जो हमने फूड स्पॉइलेज की है उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई। हमें स्टोरेज ठीक करनी चाहिए, टेम्परेचर ठीक रखना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये सब जाना। हमने जाना कि खतरा जो है फूड स्पॉइलेज का वो कौन से टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा होता है, 5 से 60 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अभी आपका कोई क्वेश्चन है इन टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ सकते हो।